नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं प्रहार, और आज प्रहार में बात करेंगे बिहार की सियासत की। आज बिहार की सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन है। बिहार में नीतीश युग के अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बिहार में अब सत्ता का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। तमाम कयासों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं और अब राज्यसभा जाने की इच्छा है। अब से कुछ देर में नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन करने वाले हैं। नॉमिनेशन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ रहेंगे। नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद अब बिहार में नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और अब बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके इर्द गिर्द चर्चाएं होने लगी हैं। नया फेस कौन होगा जो बिहार की कमान संभालेगा, इसको लेकर सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं। लेकिन इन सब के बीच नीतीश का राज्यसभा जाना, नीतीश का मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ना कई तरीके के सवालों को भी जन्म दे रहा है और एक नई राजनीति की सुगबुगाहट को भी जन्म दे रहा है। नीतीश कुमार ने एक्स पर अपने मन की बात लिखी। नीतीश कुमार ने जो लिखा वो मैं आपके सामने रख देती हूं। नीतीश ने लिखा कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ साथ सदन के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी कड़ी में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। आगे नीतीश ने लिखा, मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। दरअसल नीतीश कुमार बिहार विधानसभा और विधान परिषद दोनों के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने 1985 में पहली बार हरनौत निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता। 1989 में वो पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और 2004 तक लगातार बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। 2005 में जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सदन का सदस्य बनने की संवैधानिक अनिवार्यता को पूरा करने के लिए वो 2006 में पहली बार विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए, और अब वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने खुद एक्स पर पोस्ट करके ये बताया है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं और नई सरकार को उनका सहयोग पूरी तरीके से मिलता रहेगा। अब इस पर कई सवाल हैं जो विपक्ष उठा रहा है, जेडीयू के कई कार्यकर्ता उठा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एनडीए में किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो मैं आपको बता देती हूं। नीतीश के राज्यसभा जाने के फैसले पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी पोस्ट किया है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर कयास लगने लगे हैं और इस रेस में सम्राट चौधरी का नाम भी शामिल है, या यूं कहें कि सम्राट चौधरी के नाम की सबसे ज्यादा प्रबल जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही हैं। लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी ने बाकायदा ट्वीट करके, बाकायदा एक्स पर पोस्ट करके नीतीश कुमार को बधाई दी है। हालांकि ये वो दो चेहरे हैं जिनको लेकर हमेशा आपसी तालमेल को लेकर सवाल खड़े होते रहे, लेकिन डिप्टी सीएम बनने के बाद जिस तरीके की खाई थी नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच में, उसे भरने का काम सम्राट चौधरी ने किया और दोनों के रिश्तों को काफी बेहतर कर दिया नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की। इसी वजह से सुगबुगाहटें तेज है कि सम्राट चौधरी के नाम पर भी मुहर लग सकती है। नीतीश चंद्रा सीएम आवास से इस वक्त मेरे साथ है, मेरे सहयोगी, और देवेंद्र पाराशर बिहार विधानसभा से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। नीतीश, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। जेडीयू कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, उनकी नाराजगी कम नहीं हो रही है। ये कितनी बड़ी चुनौती या कितनी बड़ी मुश्किल रहेगी जेडीयू के सामने अपने कार्यकर्ताओं को समझाने में? देखिए, निश्चित रूप से लगातार जिस तरह से जो भावनाएं सामने आ रही है जेडीयू के कार्यकर्ताओं की, और चूंकि इसमें खासतौर से राष्ट्रीय लवकुश सेना जो मंच है उसके कार्यकर्ता हैं, तो उनकी तरफ से जो बातें आ रही हैं वो अपनी बातें जरूर रख रहे हैं, लेकिन ये कोई पार्टी की लाइन नहीं है। पार्टी का कोई विधायक अब तक ऐसा सामने नहीं आया है जो ये कह रहा हो, जो ये बातें कह रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा करवा दिया है, साजिश के तहत किया जा रहा है, नीतीश कुमार को धोखे में रख के किया जा रहा है। ये सारी बातें कार्यकर्ताओं के स्तर पर आ रही है, कोई पार्टी की ये लाइन नहीं है। और ये स्वाभाविक भी है, चूंकि ये खबरें जिस तरह से अचानक आई हैं तो इन कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा है कि शायद ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। लेकिन याद कीजिए, इसकी जो चर्चाएं हैं बहुत पहले से हो रही हैं। विधानसभा के चुनाव के समय से ही ये
ये माना जा रहा था कि जब जो नई सरकार बनेगी उसमें नीतीश कुमार शायद मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन तुरंत ये फैसला लेना राजनीतिक तौर पर ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि यदि ऐसा कुछ होता तो विपक्ष को एक मुद्दा मिलता और विपक्ष इसे इस तरीके से। उस पर आगे आपसे विस्तार से चर्चा करूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि आरजेडी से अमरेंद्रधारी सिंह ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है। अभी तक अटकलें ये थी कि तेजस्वी यादव राज्य की राजनीति को छोड़ सकते हैं, वो राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन अमरेंद्रधारी सिंह के नामांकन के साथ ही ये सुगबुगाहटें खत्म हो जाती हैं, ये अटकलों पर विराम लग जाता है, क्योंकि अब ये तय है कि तेजस्वी यादव राज्यसभा नहीं जाएंगे। नीतीश, ये फैसला, बार बार इस बात की सुगबुगाहटें थी कि राज्य की राजनीति तेजस्वी छोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि अब नीतीश कुमार हट रहे हैं तो बेहतर समझा आरजेडी ने कि तेजस्वी राज्य में ही रहें और राज्य की राजनीति करते रहें। जी हाँ, बिल्कुल ये चर्चाएं थी जिस तरह से तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा था, लेकिन ये पहले से लग रहा था कि तेजस्वी तभी नामांकन करेंगे जब उन्हें अपने जीत की गारंटी दिखे, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि महागठबंधन के पास सिर्फ 35 वोट है, 41 चाहिए जीत के लिए, यानी 6 की कमी है, और ये 6 की कमी तभी पूरी हो सकती है जब AIMIM के 5 और BSP का 1 विधायक उनको साथ देने की घोषणा करे, जो संभव नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में AD सिंह, जो कि पहले राज्यसभा में थे, उनका टर्म अभी जस्ट खत्म हुआ है, हो रहा है, और एक बार फिर से AD सिंह ने नॉमिनेशन कर दिया है। तो कहें कि पहला नॉमिनेशन फाइल हो चुका है। खुद AD सिंह से मेरी अभी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में ये राज्यसभा का चुनाव दिलचस्प हो सकता है यदि नामांकन की अंतिम तारीख तक AD सिंह मैदान में बने रहते हैं, यानी वो नॉमिनेशन वापस नहीं लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में वोटिंग होगी और फिर वोटिंग के जरिए तय होगा ये नतीजा। लेकिन आमतौर पर चूंकि सर्वसम्मति से नतीजे आते रहे हैं और ये देखना होगा कि आखिर अंतिम समय तक क्या आरजेडी मैदान में बने रहती है, AIMIM का रुख क्या होता है, BSP का रुख क्या होता है, ये सारी चीजें देखनी होगी। लेकिन फाइट में बने रहने की कोशिश तो करेगी आरजेडी और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश तो करेगी ही नीतीश, और इसीलिए उनके प्रत्याशी ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। लेकिन नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है उसमें प्रतिक्रिया बड़ी दिलचस्प है चिराग पासवान की भी। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बधाई दी है, राज्यसभा के लिए नीतीश को बधाई दी है चिराग पासवान ने, और ये कहा कि आपके अनुभव समर्पण से देश को फायदा होगा। तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते भी बड़े खट्टे मीठे रहे हैं, और अब चिराग पासवान भी ट्वीट करके, एक्स पर पोस्ट करके नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी लिख रहे हैं कि आपके अनुभव समर्पण से देश को फायदा होगा। चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार को बधाई दी है। तो एनडीए फिलहाल इंटैक्ट भी नजर आ रहा है, एक जैसी प्रतिक्रिया तमाम नेताओं की समझ में आ रही है, रणनीति एनडीए की जो है वो भी समझ में आ रही है। हालांकि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल तो आ गया है, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं तो कौन मुख्यमंत्री के पद पर बैठेगा, बीजेपी अगर मुख्यमंत्री बनाएगी तो कौन सा चेहरा होगा, और इन सब के बीच जो एक लिबर्टी लेने की कोशिश या एक फायदा लेने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, खासकर के आरजेडी कर रही है, उसका क्या असर बिहार की राजनीति पर होगा ये भी देखना दिलचस्प है। देवेंद्र, ये वो तमाम सवाल हैं जो नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद खड़े हो रहे हैं। पहला तो ये कि बिहार में अब अगली कमान किसके हाथों में जाएगी, और दूसरा ये कि नीतीश कुमार के दिल्ली आ जाने से बिहार की राजनीति में क्या बदलेगा। प्राची, आपके सवाल पे आऊँ उससे पहले एक चीज जो आप कह रही थी AD सिंह के नॉमिनेशन का, वो बड़ा दिलचस्प हो सकता है, और ये तय मानिए कि AD सिंह का नॉमिनेशन कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि नामांकन की तारीख के बाद नाम वापस लेने की तारीख से पहले अपना नाम वापस ले लेंगे, बल्कि वो चुनाव लड़ेंगे और बिग पॉकेट यानी फैट पॉकेट जिसे कहते हैं, पूंजीपति नेता के तौर पर आप कह सकती हैं, उस तरह के वो नेता हैं, और उस कंडीशन में उनकी ये पूरी कोशिश रहेगी कि सेंधमारी की जाए, और वहाँ पर जो खतरा दिखेगा वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए दिखेगा, और वो जो खतरा का विंडो होगा वो एलजेपी की तरफ से बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एलजेपी के चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के रिश्ते विधानसभा चुनाव के समय आपको याद होगा कि रात में उपेंद्र कुशवाहा ने जो एक बयान दिया था, उस बात को लेकर एलजेपी के भीतर बहुत नाराजगी अभी भी है, और अभी तक जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिल पाई उसके हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग पासवान से अनुरोध नहीं किया है समर्थन के लिए, और वहां पर एलजेपी अपने हिसाब से पुनर्विचार करेगी। तो वो एक दिलचस्प मुकाबला हो सकता है जब वोटिंग की नौबत अगर आएगी तो, और वहां पे वो नौबत आती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल ये था कि अगर वो चुनाव लड़ने का खतरा उठाते तो बीजेपी और जेडीयू अपनी पूरी ताकत झोंकती उनको हराने के लिए, और वहां पर कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी उनकी साबित होती, कांग्रेस के विधायक उनकी सबसे कमजोर कड़ी साबित होते, और अगर वो राज्यसभा चुनाव भी हारते तो उनके लिए ज्यादा इंपेरेसमेंट होता। तो बीजेपी के लिहाज से मुख्यमंत्री की बात करें तो जो 2-3 नामों को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उन नाम में सम्राट चौधरी पहला और सबसे प्रमुख नाम बताया जा रहा है।
दूसरा नाम नित्यानंद राय का बताया जा रहा है, तीसरे एक महिला की संभावना जताई जा रही है, लेकिन महिला की संभावना वाला सिर्फ कहने की बात है, पॉलिटिकल गेस के हिसाब से आप कह लें। सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय ये दो सीरियस नाम नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं से बातचीत करने के दरमियान। लेकिन बीजेपी का फैसला लेने का जो तरीका होता है वो बहुत चौंकाने वाला होता है, और क्योंकि पार्टी के नेताओं पे, चाहे राष्ट्रीय नेता की बात कर लें या प्रदेश के नेता की बात कर लें, उस स्तर पे अभी बातचीत शुरू नहीं हुई है। जेडीयू के साथ अभी कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है, तो सब कुछ अभी एकदम से आप कह सकते हैं कि कवर्ड है कि आखिर वो कौन सा नाम है जिसके बारे में पहले ही तय कर लिया गया होगा। ये तय मानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पता होगा, जब नीतीश कुमार के लिए राज्यसभा की सलाह दी गई तभी ये पता होगा कि नीतीश कुमार इसको स्वीकार करेंगे और उस कंडीशन में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अभी तक वो नाम सामने आ जाए उस लेवल पे किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से आकलन किया जा रहा है। प्राची, बिल्कुल, देखिए तैयारी पूरी कर ली गई है। बीजेपी का जो सीएम है वो बिहार में बनने जा रहा है, लेकिन नाम अभी तय हो गया है ये कहना जल्दबाजी होगा। 3 नाम है जैसा देवेंद्र अभी बता रहे हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। वो सम्राट चौधरी का नाम है जिसकी प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। और याद कीजिए विधानसभा चुनावों के दौरान जब गृहमंत्री अमित शाह उनके लिए प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सम्राट चौधरी को जिताइए, इन्हें हम बड़ा आदमी बनाएंगे। वही सम्राट चौधरी जो कि नीतीश कुमार के वोट बैंक से भी जुड़ते हैं, जिस कुर्मी कोयरी वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, उनका वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट रहता है। तो अगर नीतीश कुमार हटते हैं तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने से वो वोट बैंक एनडीए के साथ इंटैक्ट रहेगा। इसके साथ ही साथ नित्यानंद राय को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं और महिला मुख्यमंत्री को लेकर भी थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं, थोड़ी बहुत गुंजाइशें हैं जिसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल यही सवाल है कि बिहार की राजनीति में क्या होने जा रहा है। तकरीबन 2 दशकों बाद नीतीश कुमार अगर कुर्सी से हट रहे हैं तो फिर उसके बाद उस कुर्सी पर कौन बैठेगा और जेडीयू का क्या होने जा रहा है, ये वो तमाम सवाल हैं जो फिलहाल बिहार की राजनीति में बड़ी तेजी के साथ उठ रहे हैं और बड़ी जोरों शोरों के साथ उठ रहे हैं। जेडीयू के कार्यकर्ताओं की नाराजगी जरूर सामने आ रही है, लेकिन ये नाराजगी सिर्फ कार्यकर्ताओं की है और इनको समझाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ ये ताजा तस्वीरें ही हैं। लगातार नारेबाजी की जा रही है। सीएम हाउस के बाहर या विधानसभा के बाहर भी इस वक्त लगातार नारेबाजी जारी है। पार्टी कार्यालय में खाना बन रहा था, आप लोगों ने विरोध भी किया। तो ये जेडीयू के कार्यकर्ता हैं जिनकी नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं तो पार्टी के जिन नेताओं से नाराजगी है उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी जेडीयू के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं कार्यकर्ता सहमत है सरकार मानने के, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन खाना हम लोग यहाँ वितरण नहीं होता, न खाना कार्यकर्ता खाएगा। क्यों खाएगा कार्यकर्ता, इसलिए खाएगा जो राज्यसभा जा रहा है खुशी में खाएगा। यहाँ गम है, लोगों को गम है, गम में खाना नहीं खाएगा, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। और ये जो भी हो रहा अच्छा नहीं हो रहा।
देखिए, खाने की तैयारी की गई है। जेडीयू दफ्तर की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये खाने की तैयारी की गई है, लेकिन इस खाने से भी अब कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हम खाना क्यों खाएं, हम क्या इस खुशी में खाना खाएं कि हमारे नेता, हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। आप लोग जो मन में कीजिए, हम छोड़िए, हम आए आप लोग जरा प्यार से बात करें। तो कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कार्यकर्ता फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। नीतीश, मैं जो तस्वीरें देख रही हूं, ये तस्वीरें जरूर मुश्किलें पैदा कर सकती हैं जेडीयू के लिए। कार्यकर्ता नाराज हैं और इस कदर नाराज हैं कि खाना खाने को भी तैयार नहीं है। सीधे तौर पर मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं दफ्तर के बाहर। जी हाँ, बिल्कुल, और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि नीतीश कुमार जितने लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, कार्यकर्ताओं का एक रिश्ता उनसे जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि जब ये खबर अचानक आई है तो उसके बाद कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, सब कुछ सही नहीं है। ये अलग बात है कि इसकी चर्चा पहले से हो रही थी, प्रक्रिया में बातचीत पहले से चल रही थी, लेकिन जिस तरह से ये फैसला अचानक होली के समय आया है, उसको देखते हुए ये कार्यकर्ताओं के मन में ये शंका है कि कहीं ना कहीं पहले जो एक धारणा थी पार्टी को लेकर कि पार्टी के अंदर दो खेमे हैं, एक खेमा जो है बीजेपी के करीब है, तो कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि जो चर्चाएं पहले वो सुनते आए थे वो अब रास्ते पर, जमीन पर उतरती जा रही है। और यही कारण है कि इसको लेकर लगातार जो विरोध हो रहा है, सिर्फ मुख्यमंत्री आवास ही नहीं बल्कि जेडीयू कार्यालय के पास जो कार्यकर्ता जुटे हैं वो भी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। वहाँ खाने की व्यवस्था थी, उस खाने को उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। और हमने देखा सुबह से तस्वीरें कि जब कोई नेता यहाँ पर आ रहा है, खासतौर से जो विधायक हैं वो आ रहे हैं, उनका भी विरोध हो रहा है, उनकी गाड़ी को पीछे कर दिया जा रहा है। तो ये नाराजगी जो है वो स्वाभाविक है, चूंकि नीतीश कुमार एक लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार के लिए जो कुछ उन्होंने किया है, कार्यकर्ताओं को लगता है कि नीतीश कुमार का जाना जो है वो पार्टी के लिए बेहतर नहीं होगा। नाराजगी तो ठीक है, और ये नाराजगी खुलकर सामने भी आ रही है। कार्यकर्ता नाराजगी जता रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, विधायकों को रोकने की कोशिश की जा रही है, खाने से भी नाराजगी जताई जा रही है, बार बार जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। नीतीश, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन कार्यकर्ताओं का मैनेजमेंट होगा कैसे, इनको कौन समझाएगा? क्या नीतीश कुमार इनको संबोधित करके समझाने की कोशिश करेंगे या कोई और चेहरा होगा जिस पर जिम्मेदारी डाली जाएगी कि आप कार्यकर्ताओं को मैनेज करिए, इनकी नाराजगी को दूर करिए? देखिए, इसी कोशिश के तहत नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट किया और ये ट्वीट करके जानकारी दी कि मैं खुद राज्यसभा जाना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं इस ट्वीट के जरिए ऐसे कार्यकर्ताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी एक संदेश देने की कोशिश की गई कि कोई ऐसा भ्रम बड़े पैमाने पर न फैल जाए कि वाकई नीतीश कुमार के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, बीजेपी ऐसा कर रही है या उनकी कोर टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। ये भ्रम ज़्यादा ना फैले, इसलिए नीतीश कुमार की तरफ से ये ट्वीट किया गया और उसमें ये कहा गया है कि वो खुद राज्यसभा जाना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन जो है वो जारी रहेगा। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता उस ट्वीट पर भी यकीन नहीं कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, अभी जो वक्त है उसमें उनकी जो भावनाएं हैं वो उनको देखते हुए ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन फिर भी पार्टी का कोई विधायक सामने आकर ऐसा नहीं कह रहा है, कोई पार्टी की आधिकारिक लाइन के तौर पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि पार्टी में कोई दो खेमा हो गया है। ये कार्यकर्ताओं की भावना है। जाहिर है, जब नीतीश कुमार पहले भी जब मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे थे, जीतन राम मांझी को जब वो गद्दी सौंपने जा रहे थे, उस समय भी हमने ऐसे तस्वीरें देखी थी जब किस तरह से यहाँ कार्यकर्ता रो रहे थे, गाड़ी के आगे जो है वो लेट जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें स्वाभाविक तौर पर मानी जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे तस्वीर और साफ होगी, निशांत की एंट्री होगी, निशांत के साथ जो लोग और नजर आएंगे नई सरकार में, उसके बाद तस्वीरें साफ होंगी, क्योंकि विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकता है। और आपने देखा होगा कि आरजेडी की तरफ से इस तरह के बयान आने शुरू भी हो गए, क्योंकि आरजेडी को यह लगता है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, यदि उस तक ये मैसेज पहुंचा दिया जाए कि नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ है तो आरजेडी के लिए बेहतर होगा। क्योंकि आरजेडी इसी वोट बैंक की वजह से, नीतीश कुमार के इस वोट बैंक की वजह से 2005 से ही सत्ता से बाहर है। तो ऐसे में आरजेडी की पूरी कोशिश है कि हम लगातार इस तरह के जो संदेश हैं, जो कार्यकर्ताओं की तरफ से जो कुछ बातें अभी आ रही हैं, उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। और नीतीश का जो एक कोर वोट बैंक माना जाता है, खासतौर से नीतीश, स्वाभाविक है ना, विधानसभा चुनाव से ही लगातार हम देख रहे
हुए थे, आरजेडी नैरेटिव चला रही थी कि नीतीश कुमार की कुर्सी जाएगी, नीतीश कुमार के साथ धोखा होगा, नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं करेगी। और अब जब उसी दिशा में खबरें सामने आ रही हैं, अब जब उसी दिशा में घटनाक्रम होता हुआ नजर आ रहा है, तो विपक्ष के पास एक आसान तरीका है, एक मौका है आरजेडी के पास कि वो उनके वोट बैंक को भी संबोधित करे, ये बताने की कोशिश करे कि देखिए नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा नहीं किया है। लेकिन देवेंद्र, ऐसे में जिस मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस चेहरे की बार बार चर्चा हो रही है, वो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत। क्या वो इतने कैपेबल आपको नजर आते हैं कि वो अचानक से राजनीति में अगर उतरेंगे तो जेडीयू में सब कुछ ठीक होगा, या सर्वमान्य नेता बन सकते हैं नीतीश की जगह? अभी तक के हिसाब से अगर प्राची देखें तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे उसके आधार पर यह मान लिया जाए कि हाँ उनके अंदर वो काबिलियत है या फिर नहीं है। उन्होंने अपने आप को एक तरह से पर्दे के पीछे ही रखा है और अनटेस्टेड रहे हैं वो। तो अब जबकि वो राजनीति में उतर रहे हैं, हालांकि नीतीश कुमार जब पॉलिटिक्स में आए और जब निशांत आ रहे हैं तो उसमें आप देखें तो बहुत लंबा गैप है, तकरीबन 3 दशक का गैप हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि निशांत अब आ रहे हैं तो कम से कम जेडीयू के लिहाज से जो एक बेयर मिनिमम सपोर्ट फेस के जिसे कहें प्राची आप, वो ये रहेगा कि नीतीश कुमार की छवि उनके बेटे निशांत में दिखाकर जेडीयू अपना लीडरशिप क्लियर रखेगी। अन्यथा अगर नीतीश कुमार जी को माइनस आप कर दें तो जेडीयू में आपको कोई नेता नज़र नहीं आएगा। वैसे ही जैसे आरजेडी में लालू प्रसाद जी के अलावा कोई नज़र नहीं आता था, लेकिन जैसे तेजस्वी बड़े हुए तो कम से कम अब तेजस्वी आरजेडी में नेता हो चुके हैं। निशांत को वो टास्क अभी पूरा करना है, वो अपने आप को प्रूफ करना है उनको। उनके सामने एक बड़ा चैलेंज होगा और उसमें उनकी भूमिका पार्टी में जो उनके मेंटोर के तौर पे काम करेंगे विजय चौधरी, उनकी सबसे ज़्यादा रहेगी, जो सरकार में भी उनको ग्रूम करे, पार्टी में भी। दिलचस्प प्राची ये भी रहेगा कि जिस प्रकार से बीजेपी ने इस बार होम मिनिस्ट्री अपने पास रखा, क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो जेडीयू भी होम मिनिस्ट्री अपने पास रखेगी? क्या निशांत को होम मिनिस्ट्री दिलाया जाएगा ताकि उनका कद बड़ा हो सके, या विजय चौधरी को दिलाया जा सकेगा? ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में अनफोल्ड होंगी प्राची। जी बिल्कुल, देखिए भविष्य में भी बहुत सारी बातें हैं जो बिहार की सियासत में छिपी हुई हैं, जिन पर चर्चा बड़ी जोरों से हो रही है। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या होगा? नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं तो बिहार का क्या होगा? बिहार का नया सीएम कौन होगा? इसी बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, सियासी हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है।